ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका के कूदने से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स फिर बढ़ी, क्रूड पर इम्पैक्ट आया और मार्केट पर इम्पैक्ट आया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। पिछले हफ्ते एक व्हाट्सएप आया था कि दुनिया में मिसाइल कहीं चले, गिरता मेरे पोर्टफोलियो पे ही है। अब ये जो इस तरीके की दुनिया हो गई है, इसमें बहुत लोग पूछ रहे हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ऐसे में क्या करें? मतलब इन्वेस्टर्स जब लगता है मार्केट चलने को तैयार है, कुछ ना कुछ आ जाता है। ट्रम्प साहब ने पहले बोला था कि 2 हफ्ते तक कुछ नहीं करेंगे, वीकेंड पे उन्होंने हमला कर दिया। अनुज भाई, इन सभी लोगों से एक ही गुजारिश है भाई, ट्रेडिंग करना छोड़ दीजिए, निवेश करना चालू करिए। इतना सब कुछ होने के बाद हमारी मार्केट नियर टाइम हाई, लार्ज कैप, मिड कैप, ऑल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी 4-5% नीचे गिरे हैं ऑल टाइम हाई लेवल से। तो इसमें रोने की बात क्या है? ये तो बड़े गर्व की बात है कि हम आज भी नियर ऑल टाइम हाई लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं डिस्पाइट ऑल दिस अनसर्टेनिटी। बिल्कुल नहीं, इन्वेस्टर बनने में फ़ायदा है, खैर इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नीलेश भाई, तो किस तरीके के स्टॉक्स में, सेक्टर्स में बाइंग करें इस समय? क्योंकि ऑब्वियसली नियर टर्म में तो सबसे ज़्यादा मूव डिफेंस वगैरह में आ रहा है, लेकिन अब जैसे तेल भी बढ़ रहा है, उसका भी एक इम्पैक्ट हमारी अर्निंग्स पर आता है। तो इवन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत तो आएगी कि किस तरीके के स्टॉक्स में या सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। अनडाउटेबली अनुज भाई, जैसे जैसे घटनाएं घटित होगी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा। बट आप ऑयल के ऊपर ही देखिए, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद ऑयल मुश्किल से 2% आगे बढ़ा है। हमारे जो पेट्रोल पंप के प्राइस है वो तो आज भी शायद $80 के आसपास ही है। तो घटनाएं घटने से फंडामेंटल्स के ऊपर थोड़ी बहुत इम्पैक्ट जरूर होती है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप अपना पोर्टफोलियो पूरा का पूरा बदल दे। आज की तारीख में अगर हम थोड़ा लंबा सा व्यू ले तो एक कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी थीम अच्छी लगती है। टैक्स रिबेट के 1 लाख करोड़ लोगों की जेब में हर साल आएंगे। ईएमआई बर्डन 1% ब्याज के दरों की कटौती की वजह से कम हुआ है। एक पे कमीशन की रिकमेंडेशन 2027 से इम्प्लीमेंट होनी चालू हो जाएगी। ये सारी चीजें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को सपोर्ट करेगा। दूसरा केमिकल सेक्टर है। यहाँ पे चाइना की कंपटीशन की वजह से हमारी कंपनीज को काफी प्राइस प्रेशर था, बट अब टैरिफ की वजह से, China+1 की वजह से केमिकल कंपनीज को फायदा हो रहा है। तो उनके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, और अब मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर कम हो रहा है। तो इस प्रकार के सेक्टर है जहां पे वैल्यूएशन आपकी फेवर में है और ग्रोथ मार्केट की उम्मीद से ज्यादा होगा। डिफेंस के क्षेत्र में मोमेंटम बना हुआ है, बट वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। नीलेश भाई, आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब इस समय? कल एक्सेंचर के रिजल्ट्स पर फ्राइडे को आए। हालांकि अब एक्सेंचर से हमारा इतना नाता रहा नहीं, लेकिन फिर भी आज काफ़ी प्रेशर है यहाँ पर। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मूव अच्छे रहे हैं आईटी स्टॉक्स में। एक तो अनुज भाई, आईटी क्षेत्र में ऊपर से काफी बड़ी गिरावट हुई है। ब्रॉड मार्केट 5% गिरा है, आईटी तकरीबन 19% गिरा है। तो एक डेड कैट बाउंस आना आईटी में स्वाभाविक है। दूसरी चीज है, आईटी में आई थिंक एक डाइवर्जेंस बन रहा है। मिड कैप आईटी कंपनी एआई को अच्छी तरह लिवरेज करके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले रही है। उनका वॉल्यूम ग्रोथ लार्ज कैप आईटी कंपनी से काफी अच्छा है। लार्ज कैप आईटी कंपनीज में ग्रोथ उतना नहीं दिख रहा है। पिछले 1.5-2 साल से उन्होंने रिक्रूटमेंट भी खासी नहीं की है। तो ये सब मिला के मुझे लगता है कि आईटी अब बॉटम अप क्षेत्र बन चुका है। यहाँ पे जो कंपनीज एआई को लिवरेज करके अपने क्लाइंट के लिए सस्ते, अच्छे और सुंदर सॉल्यूशन दे पाएगी, वहां पे ग्रोथ आएगा और उनकी वैल्यूएशन जस्टिफाएबल है। बट कुछ आईटी कंपनी डायनासोर की तरह है, उस तेजी से नहीं बदल रही है जिस तेजी से मिड कैप आईटी कंपनीज बदल रही है। तो शायद उन्हें अभी भी वैल्यूएशन में डी रेटिंग हो सकती है।
आईटी क्षेत्र में एक जगह पे बॉटम बनेगी, बिकॉज डिविडेंड यील्ड अब 2-3 3.5% के आसपास बनने लगी है। अच्छा नीलेश भाई नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और बहुत से लोग हमसे भी पूछते हैं, चर्चा भी करते हैं। आम तौर पे जो चर्चा होती है कि जब पूरे विश्व में इस वक्त सूरत हाल अच्छा नहीं है, जो पॉलिटिकल टेंशन चरम पे हैं, इंडियन मार्केट्स लाइकली टू बी 6 महीने साल भर में कैसा कर सकते हैं? हिस्टोरिकली मैं जानना चाहता हूँ, आपका तजुर्बा क्या कहता है? पिछले 5 दिन में हुआ क्या है कि यूएस ने एक बड़े समय अंतराल के बाद, दशकों के बाद, किसी वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है। इसका इमर्जिंग मार्केट्स पे, भारत पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? मनी फ्लो हमारी तरफ कैसा होगा? पॉसिबली इस पर आपका आउटलुक क्या है? सो बीरू भाई, एक पुराना शेर है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। यूनानो बिल्कुल। मिस्र मिट गए सब जहां से, नामो निशा है बाकी अभी भी हमारे। कुछ बात है कि हस्ती ही नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो दुनिया की बात अलग है, हमारी बात अलग है। हमारी जो मार्केट को अगर आप देखें, तो बिल्कुल एक ऐसे इंसान से मिलती है जिसका एवरेज टेम्परेचर नॉर्मल दिख रहा है। एक पाँव बॉइलिंग हॉट वाटर में है, दूसरा कोल्ड वाटर में है। डोमेस्टिक मैक्रोस मार्केट को सपोर्ट करते हैं। महंगाई नीचे आ गई है, करेंसी स्टेबल है, ब्याज की दरें कटी है, लिक्विडिटी बढ़ाई है, फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है। कुछ चिंता का विषय है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में, बट कॉर्पोरेट अर्निंग आज भी तकरीबन 5% ऑफ जीडीपी है। तो डोमेस्टिक चीजें ऐसी है जो मार्केट को गिरने नहीं देती, और इंटरनेशनल चीजें कुछ ऐसी है जो मार्केट को बढ़ने नहीं देती। ऑयल की प्राइस और सप्लाई दोनों में इसराइल ईरान की वजह से इम्पैक्ट आ सकती है। हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसे सुएज कैनल या रेड सी की जगह से केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ट्रंप साहब के टैरिफ पॉलिसी का तो क्या कहना। तो ये सारी चीजें मिला के मार्केट को एक रेंज बाउंड बना के रखा है। डोमेस्टिक फैक्टर्स उसे गिरने नहीं देते, और ग्लोबल टेंशन उसे बढ़ने नहीं देते। बिल्कुल। अच्छा नीलेश भाई, एक थीम जिसकी आप वकालत ही रहे हैं, जिसकी वकालत आपने काफ़ी की है, रियल स्टेट, इंसिलरी और होम इम्प्रूवमेंट। मैं भी अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ पिछले 6 महीने से साल भर में एक बदलाव। जब से प्राइसिंग रियल एस्टेट में काफ़ी शार्प हुई है, ऊपर गई है, तब से एग्जिस्टिंग होम इम्प्रूवमेंट पे लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं, अपनी उसी घर को और अच्छी तरीके से रख रखाव करना, रंग रोगन करना। और इस स्पेस में प्राइस डैमेज भी काफ़ी था। रियल स्टेट से हट के रियल स्टेट एंसिलरी पे, जिस पे आपने 2021 में कॉल भी ली थी, अभी क्या व्यू बन रहा है इस प्राइस पे? क्या कैच करना चाहिए इस थीम को फिर एक बार? तो वीरू भाई, रियल एस्टेट साइकिल डेफिनेटली एक स्लो डाउन में जा रहा है। कुछ एकदम प्रीमियम लग्जरी प्रॉपर्टी बिक रही है, बट मास मार्केट में अगर आप देखें तो देर इज अ लिटिल बिट ऑफ सॉफ्टनेस कमिंग। प्राइसेस शायद लोगों की कैपेबिलिटी से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और आप भी अगर देखें तो कितने सारे स्पैम कॉल या मैसेजेस आ रहे हैं, कोई ना कोई रियल एस्टेट आपको ऑफर करने के लिए। इनफैक्ट आजकल तो एक जोक निकला है कि अगर आप मेरा काम नहीं करेंगे तो मैं जाके आपका नंबर रियल एस्टेट डेवलपर को दे दूंगा। पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी, आपको हैरान परेशान कर देगी। तो रियल एस्टेट साइकिल डेफिनेटली स्लो डाउन में दिख रहा है। रियल एस्टेट के रिलेटेड जो सेक्टर्स है, सीमेंट हुआ, टाइल्स हुआ, पाइप्स हुआ, केबल्स हुआ, पेंट हुआ, उसमें सिलेक्टिवली आप देख सकते हैं। बिकॉज जो सेकेंडरी मार्केट है, जो अपने का होम इम्प्रूवमेंट का, वो आजकल पिकअप हो रहा है। मेरे हिसाब से ये जो पैसे बचेंगे टैक्स रिबेट के, ईएमआई बर्डन के, या एथ पे कमीशन के, उसमें से काफी पैसा लोग होम इम्प्रूवमेंट के ऊपर लगा देंगे। चाहे कोई फर्नीचर बदले, चाहे कोई नया इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आए, चाहे कोई पेंट कराए, चाहे कोई सिविल काम कराए। तो होम इम्प्रूवमेंट रिलेटेड सेक्टर 2 साल के व्यू से अगर देखे तो मार्केट को आउट परफॉर्म करे, वैसा लगता है। अच्छा नीलेश भाई, सेक्टर्स की तो हम बहुत बात करते हैं, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी, क्योंकि आप एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये म्यूचुअल फंड्स के पास इतना कैश क्यों है और वो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं उस पैसे को? एक तो अनुज भाई, हम लोग सब ओपन एंडेड स्कीम चलाते हैं, कभी भी हम्म, रिडम्शन पैसा देना जरूरी है। आप अगर 99.99% निवेश करके चलाएंगे तो ये जो फ्लो है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 3-4% कैश हर म्यूचुअल फंड स्कीम में रहेगी टू टेक केयर ऑफ ओपन एंडेड नेचर। कुछ फंड हाउसेस है जिन्होंने कैश कॉल लिया है, उन्होंने ये डिस्क्लोज करके लिया है। बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी है जहां पे ऑफर डॉक्यूमेंट में कैश कॉल लेना परमिटेड नहीं है। पुरानी स्कीम्स में ये परमिशन थी, नई स्कीम में अब आपको मिनिमम 95% निवेश चलाना पड़ता है। तो हर हर फंड हाउस अपने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट के अनुसार डिस्क्लोज करके क्लाइंट के साथ कॉल लेता रहता है। बट अगर 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है तो मोटा मोटा 4% मतलब 2 लाख करोड़ रुपया कैश ओपन एंडेड नेचर को मैनेज करने में ही निकल जाएगा। चलिए ठीक है, बात से सहमत हूँ आपकी। अ, अब बैंकों में आप देखिए, एसबीआई का इंटरेस्ट रेट अब ऑल टाइम लो पर आ गया ऑलमोस्ट। रियल एस्टेट काफ़ी हद तक प्रोहिबिटिव है। तो आपको लग रहा है कि ये जो एसआईपी इन्फ्लोज हैं ये यहाँ से भी और आगे बढ़ेंगे और काफ़ी हद तक ये मार्केट को एक कुशन प्रोवाइड करेंगे? एक तो अनुज भाई, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने लोगों के मन में इतनी जागृति ला दी है कि अब वो ये घटनाओं से डरते नहीं है। बढ़ती हुई मार्केट में जनरली मैंने देखा है पिछले 24-30 महीनों में एसआईपी माइनस रिडम्पशन आता है और कम पैसा आता है मार्केट में। जब मार्केट गिरता है, सस्ता हो जाता है, तो एसआईपी प्लस सब्सक्रिप्शन आता है और ज्यादा पैसा निवेश होता है। द कलेक्टिव मेच्योरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर काबिल तारीफ है। तो मुझे कोई शंका नहीं है कि जब भी मार्केट सस्ता होगा लोग ज्यादा पैसा लगाएंगे, और जब भी मार्केट महंगा होगा लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। एट द सेम टाइम लोगों का विश्वास है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी चलती रहेगी। यहाँ पे बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट के सामने इक्विटी म्यूचुअल फंड महंगाई को आउट परफॉर्म करने का सबसे आसान तरीका है। अनुज भाई, आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि इस वक्त कहीं जो कुछ पैसा आ रहा है वो बड़ी उम्मीद लेके आ रहा है। उन्हें लगता है 15-20% रिटर्न तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस प्रकार का रिटर्न आने की गुंजाइश कम है। महंगाई 4% के आसपास है, तो इतना ज्यादा 10% रियल रिटर्न लाना थोड़ा मुश्किल है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आपका 9, 10, 11% रहेगा तो रिटर्न भी उसके आसपास ही रहेंगे। और मार्केट फेयरली वैल्यूड है तो इसका अपवर्ड री रेटिंग होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो आप अपने दर्शकों को आपके शो के जरिए जरूर रिक्वेस्ट करिए कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करके आए, पहले जैसे रिटर्न की उम्मीद लेके नहीं आए। नीलेश भाई, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं, आप यकीन मानिए। वो तो 15-20% बोल रहे हैं ना, उनकी तो फिर भी मॉडरेट है। हमें जो मिलता है वो 35-45 की मांग कर रहे हैं। बताइए हम कैसे हैंडल करें उनको, क्योंकि उन्होंने देखा है 22, 23, 24 है ना, उन्होंने 2008 तो देखा ही नहीं। तो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट ठीक है, हाँ बिल्कुल आपको इन्फ्लेशन और एग्जैक्टली अगर आप देखें जो ब्याज की दर है उसके आसपास, और उसको अगर आप बीट कर पाए तो अच्छा है। अच्छा नीलेश भाई, एक दो थीम और ले लेते हैं जहाँ पे बाजार ने पैसा बना के खूब दिया है। आप हेल्थ केयर स्पेस को देखिए, आई मीन सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे, आपकी प्लेटफॉर्म्स, आपके एक्सचेंजेस, आपके ब्रोकिंग हाउसेस सारे ऑल टाइम हाई पे। आगे अगर आप पैसा बना चुके हैं अभी तो कमिटेड रहें। कोई वजह लगती है आपको यहाँ पे पैसा कैश में कन्वर्ट करने के लिए? तो हेल्थ केयर क्षेत्र में वीरू भाई हम लोग अभी भी पॉजिटिव है। एक, दुनिया एजेड हो रही है। दूसरा, बहुत सारे देशों में मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल केयर अनफंडेड है। तीसरा, भारत जैसा सस्ता और अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट बाकी देशों में मिलना मुश्किल है। एमआरआई कराना है तो 6 महीने की लाइन लगती है। रूट कैनल कराना है तो 6 महीने के बाद आपको टाइम मिलता है। भारत में आपको अगर इमरजेंसी है तो रात को 12 बजे डेंटिस्ट अपना क्लिनिक खोल के आपकी रूट कैनल कर देगा। तो हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, कम दाम पे है,
और अवेलेबल हैं। यह मेडिकल टूरिज्म को काफी हद तक प्रमोट करेगा। मुझे लगता है कि जैसे आईटी इंडस्ट्री में हुआ वैसे ही हेल्थ केयर में होगा, ऑनशोर ऑफशोर मॉडल होगा और लोग यहाँ पे आएंगे ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो entire healthcare sector from pharma manufacturers, bulk drug manufacturers, CDMO, laboratory, hospital, medical equipment, इस पूरे क्षेत्र में ओवरवेट पोजीशन बनानी चाहिए। इसमें भारत को काफी एडवांटेज है और निवेशकों का यहाँ पे पैसा बनेगा वैसा लगता है। ओके नरेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सभी टॉपिक्स पर बात करने के लिए।